सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमने अक्सर आपसे कहा कि हमारे साथ जो है तो कुछ ना कुछ चर्चा का विषय होता है और हमारे साथ ज़्यादातर समय देखा हुआ आपने कि अभी तक जितने भी हमने कार्यक्रम किए, जो भी प्रोग्रामिंग थी, वो सारी की सारी जो है तो पॉलिटिशियन से ज़्यादा थी। तो आज ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका नाम मैं बताना चाहूँगा आपको। दुर्गा पवार जी हैं, जो कि बहुत ही पुरानी महिला का नेत्री रही है भारतीय जनता पार्टी से। और चलिए थोड़ा सा इनसे पहले चर्चा करते हैं और इनकी जानकारी लेते हैं, इनका इंट्रो करते हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर ये आई हुई हैं और इससे पहले इनकी जो है तो राजनीति में क्या भूमिका थी, किस पद में थी, ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो भी मुद्दे होंगे हम उन पर बात करेंगे इनसे। मैडम, सबसे पहले मैं आपको परिचय जानना चाहूँगा। मैं दुर्गा पवार, पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, सन 2003 से 2011 तक लगातार महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रही। फिर उसके बाद उपभोक्ता फोरम मेंबर रही अनूपपुर ज़िले से। फिर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष शहडोल रही। पार्टी ने मुझे ये सब दायित्व दिया था। आज मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता बनी रहती है मेरी। और मैं आज भी किसी बैठक के सिलसिले में आई हूँ यहाँ। तो आप क्या जानना चाहते हैं अब? मैम देखिए, आज हम लोग जो है तो हमारे समाज में जो है तो महिलाएं जो है तो उभर के सामने आई। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग, सभी को पता है कि भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी होती थी उस समय। और आज का जो समय है धीरे धीरे करके काफ़ी कुछ परिवर्तित हो चुका है। तो वैसे ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में जो हैं तो कब से सक्रिय हुई? मैं छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश शहडोल ज़िले में मैं 1990 में शादी होकर यहाँ आई। ससुराल मेरा शहडोल ज़िला। वहाँ मेरे ससुर जी आरएसएस के पुराने वो थे संघ से, और मीसाबंदी भी रहे उस समय, जो कि लल्लू सिंह जी के साथ हमारा घरोबा रिश्ता था। और मैं चूँकि पुराने मायके से ही मैं पॉलिटिक्स घराने की बेटी हूँ, तो लल्लू सिंह जी ने बखूबी इस चीज़ को पहचाना और मुझे वहाँ से जिला महामंत्री का दायित्व दिया, अखंड शहडोल ज़िले का। और मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री बनाई गई उनके द्वारा। आपके परिवार से भी जो है तो कोई मंत्री भी थे शायद? हाँ, मेरे सगे बाबा जी शिक्षा मंत्री रहे, और मेरे सगे दादी के भाई यानी मैं, वो भी मेरे बाबा जी आरएसएस प्रमुख छत्तीसगढ़ रहे, पंडित राव दत्त जी। ये क्या सन रहा होगा उस वक्त? ये उस समय सन की बात है 1967-68 की बात है। और 69 में मंत्री थे मेरे बाबा जी, 1969 में, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। अच्छा मैम, आज जो है तो जब इतना वक्त बदल चुका है, राजनीति में आपने 30 वर्ष लगभग दिए, और तो इतना वक्त देने के बाद जो है तो कई महिलाओं के बीच जब आप लोग उठना बैठना होता तो कई तरह की समस्याएं भी आती होंगी। तो उन समस्याओं में कुछ ऐसी समस्याएं जो आप लोगों के सामने उभर के आई हों, जिनमें लगा होगा कि नहीं, आपको जो है तो इन सब चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए। तो ऐसी विशेष तौर पर कौन कौन सी समस्याएं आप लोगों के सामने आई? देखिए, राजनीति में महिलाओं को काम करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन आप अगर कठोर हैं, सख्त हैं और काम के प्रति वो हैं, मतलब सोच लेंगे कि आप मुझे ये करना है, तो आप किसी को कुछ मत देखिए, अपना रास्ता चलते रहिए। कौन मुझे क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप खुद सीधे तरीके से काम करिए और सीधे चलते रहिए। तो लोग जब समझने लग जाते हैं तो फिर आपको सम्मान भी मिलने लगता है, और आप कहेंगे कि जो जैसा कह रहा है वैसा करो। वैसी महिलाएं मैं नहीं थी, मैंने वैसा काम नहीं किया है। और मैं जब काम करी तो बहुत गोल्डन पीरियड था, और उस समय महिलाओं का काफ़ी सम्मान था, और महिलाएं निडर निर्भीक होकर काम हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए प्रवेश किया था कि भारतीय जनता पार्टी में कि महिलाओं के साथ कोई भी गलत कार्य नहीं होता। तो आज क्या गलत हो रहा है? कांग्रेस में पहले था, आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं। महिला मोर्चा में आज भी लोग इसीलिए जुड़ते जा रहे हैं भाजपा में कि भाजपा में कैरेक्टरलेस लोग बहुत नहीं के बराबर हैं, और जो है वो अपने रास्ते जानेंगे। वो मैं नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके जो है तो माहौल आज का जो है तो देखने को जो है तो काफ़ी कुछ मिलता भी है। आज कई तरह के जो है तो अखबारों में जो है तो खबरें छपी होती हैं महिलाओं के शोषण को लेकर के। हालांकि चलिए, तो आज से नहीं, कई वर्षों से चला रहा। महिलाओं का शोषण नहीं होता है। अब
देखिए, आप अच्छे हैं तो आपका शोषण कौन करेगा? किसी में ताकत नहीं है कि आपका शोषण कर ले कोई। आप अच्छे रहिए तो आपका शोषण कोई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी आ जाती हैं जिनको पार्टी दरअसल क्या है, थोड़ा संगठन में वर्ग लगाना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए कि अनुशासन है क्या भाजपा का, उनको बताना चाहिए, आवश्यक हो गया है। क्योंकि नए नए लोग, बहुत लोग आए हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन नहीं मालूम है कैसे काम करना चाहिए। तो इनको, मुझे लगता है कि कोई इतना गलत नहीं है, लेकिन इनको शिक्षित करना आवश्यक है, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन देना। एक भारतीय जनता पार्टी का लोगो था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया गया, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ मैम, कहीं ना कहीं पर जो है तो शिक्षा का अभाव है आज भी। आपने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जब हम किसी विद्यालय में जा रहे होते हैं, खास करके मैं प्राथमिक विद्यालय की बात करूँगा, माध्यमिक विद्यालय की, वहाँ पर हमने देखा कि स्कूल में बहुत सारी कमियाँ होती हैं। जैसे हमारे अनूपपुर विधानसभा की बात करते हैं, अनूपपुर जिले की बात करते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे हिस्से जहाँ पर छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पर विद्यालय बनाए गए, स्कूल जो है तो जर्जर हालत में हो चुका होता है। शिक्षक आज नहीं होते, जो कि पहले तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होते थे, लेकिन आज जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, पहली से लेकर के 5वीं तक की कक्षा होती है और वहाँ पढ़ाने वाला शिक्षक सिर्फ एक होता है। तो इसके लिए आप लोग क्यों पहल नहीं कर रही हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, मोदी जी के आने से तो व्यवस्थाएं बहुत सुधरी हैं, मेरा तो ये मानना है। लेकिन चूंकि 2-3 साल लगभग कोरोना काल में सब काम ठप हो गया, और जो ये भवन की बात कर रहे हैं आप, प्राइमरी स्कूल की और माध्यमिक स्कूल की, वो कुल मिलाकर सब स्कूलें बंद हो जाने की वजह से सब जर्जर स्थिति में आ गए हैं। अब उसको लोग लाएं, अपने उनको अधिकारियों को समक्ष रखें और नेताओं के समक्ष रखें, तो शायद ये लोग फिर से भवन को करके निर्माण करके उसकी दुरुस्त नहीं। मैं देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि जैसे अगर हमारे पास थोड़ा समय होता है तो हम अपने क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, है ना। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आज बड़े से बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे क्षेत्र की बात करें चाहे छोटे से गांव की। नहीं, इसके लिए आप सही बोल रहे हैं कि ये जो क्षेत्रीय नेता होते हैं वो इन मुद्दों से भटक जाते हैं कहीं बनने के बाद। मेरा भी अनुभव है ये, और वो पर्सनल मुद्दे पे आ जाते हैं। लगभग पर्सनल मुद्दे पे आने के कारण क्या होता है, ये सब चीज़ें किनारे हो जाती हैं जो आवश्यक रूप से जांच करनी चाहिए, भ्रमण करना चाहिए और उसके व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए तो मैं भी कहूँगी, मंत्रीगण और नेतागण से मैं निवेदन करूँगी कि ये अपने क्षेत्रों में विकास कार्य को तेज़ी लाएं और भ्रमण करके उचित दिशा में सही कदम उठाकर उसको चूस दुरुस्त करके ठीक किया जाए। मेरा भी सोचना अच्छा है। लेकिन चूँकि कोरोना काल में सब काम ठप था, आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर नेताओं के पास लाएं, उसमें हम लोग भी रखेंगे अपनी बात, आप लोग हमारे पास भी ला सकते हैं, हम लोग उसको व्यवस्थित बनाएंगे। नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कटाक्ष करूँगा आपकी बात का। आपने कहा कि हमारे तक लेकर के आए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है, आपको भी पता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है। यानी कि कहा जाए कि हमारे पास न कार्यकर्ताओं की कमी है, न नेतागण की कमी, कोई कमी नहीं है। फिर भी समस्याएं जो है तो कहीं ना कहीं पर, देखिए, आम पब्लिक को जो है तो अपनी मूलभूत सुविधाओं से मतलब होता है। नहीं, तो आप ठीक कह रहे हैं कि सब देश में, देखिए, विकल्प क्या है, भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ विकल्प में आप लोग, रात को कुछ लोग नाराज हो सकते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं करा रहे मंत्रीगण नेतागण, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हर काम हो सकता है कि कहीं ना कहीं छूट जाता है कोई काम। कोई मंत्री है, कोई विधायक हैं, तो कोई ऐसा भी नहीं है कि वो हर काम कर पाएंगे, कहीं पे नहीं हो भी सकता है। लेकिन विकल्प नहीं होने की वजह से, और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसको देखते हुए आप बोले इतने सारे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता क्यों? आप रात को बोलकर सोओगे कि अब भारतीय जनता पार्टी में गुस्से में कभी आपका काम नहीं हुआ तो मैं तो अब नहीं रहूँगा, और सवेरे आप फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि विपक्ष में जो हाल है, पप्पू जैसे लोग बैठे हैं जिनका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है, जिनकी पार्टी में कुछ दम नहीं है, कुछ लोग नहीं है ढंग से काम करने वाले लोग, उनका संगठन में कुछ है ही नहीं, ना पकड़ है, ना उनके काम करने के तौर तरीका लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये हाल देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में तो मैं कहूँगी भाई कि मोदी जी ने वो किया जो कभी लोगों ने सोचा नहीं था।
मोदी जी के काम आप सुनेंगे। पहले तो मोदी जी का टारगेट है, लोगों को लगता है कि ये महंगाई बढ़ा दिया, ये कर दिया मोदी जी ने, ये लोगों को ये नहीं दिखता कि मोदी जी ने देश को बचा रहे हैं। पहले तो आपके देश सुरक्षित हो कि आप घिर गए हो, आपको पता नहीं है चारों तरफ से कितना घिरे हुए हिंदुस्तान। लेकिन मोदी जी ने देश को बचाया है। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान जैसे लोग घुटने पे आ गए, क्या क्या नहीं किया मोदी जी ने। और इससे ज़्यादा अब हमारे नेता जो अभी ये लोग ग्राम स्वराज का अभी अपने सांसद महोदय जी ने जो किया है, हो सकता है कि इससे क्या है, अपना काम जो आप विकास की बात कर रहे हैं, इससे विकास में गति आएगी और विकास कार्य होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आज उसी के संबंध में बैठक हुई है अपने ज़िले में, अनूपपुर ज़िले में, और इससे हो सकता है विकास कार्य तेज़ी में आए और आपको जो शिकायत है भवन निर्माण हो रहा है, ये सब नहीं, तो हो ऐसी सकेंगे। देखिए छोटी मोटी समस्याएं हर जगह पर हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आज अगर बुनियादी सुविधाओं पर कोई बात करें जी, आपके मोदी जी कहते हैं कि सबसे पहली बुनियाद जो है तो शिक्षा की मजबूत होनी चाहिए। तो शिक्षा की बुनियाद तो तब मजबूत होगी जब हमारे पास अच्छे भवन होंगे, शिक्षक होंगे, सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि बीच में अब आप लोग भाजपा से हैं, बीच में 15 महीने जो है तो कांग्रेस का कार्यकाल था। हाँ। उस समय परिस्थितियों से आप लोग बखूबी परिचित हुए हैं। क्या स्थितियाँ थी उस समय, बताइए बहुत जरा। बुरी हालत हो गई थी। लोग कहने लगे थे कि कांग्रेस क्या कर पाएगी। अब लोगों ने तो उस समय तो कर लिया, वोट तो कर लिया, लेकिन उसके बाद विकल्प उनको बड़ा टेंशन हो गया लोगों को कि कैसे देश चले, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या होगी अब। लेकिन समय आते ही फिर भाजपा को झोली में उन्होंने डाल दिया पूरा अपना सब कुछ। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, सिद्धांत है, उस आधारित काम होता है और लोग उससे जुड़ना भी पसंद करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, ये अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा जो माना जा रहा है, जिनमें दो पहलू हैं, एक तो महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी होती है। उसके लिए जो है तो लगातार हमने कई भाषण देखे सुने, जहाँ पर भरे मंचों से जो है तो बोला जाता है कि हम रोजगार की व्यवस्था भी कर रहे हैं और महंगाई वगैरह जो भी है उन पर भी थोड़ी सी कंट्रोलिंग की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। जिस महंगाई की आप बात कर रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है। कोरोना काल में जो देश ने जो कर्ज को बचाया है, कर्ज से देश को, महंगाई किसे कहते हैं आप? गरीबों को मुफ्त सरकार खाना दे रही है, मुफ्त। जो अभी आपको पता होगा 4 महीने और बढ़ा दिया गया है राशन को, डबल राशन मिल रहा है। जिनको 20 किलो चावल मिलता था उनको 40 किलो मिल रहा है कोरोना काल स्थिति में। अभी कल के न्यूज़ में 4 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है उसको। गरीबों को कोई भूखा नहीं मर रहा है। अब महंगाई की बात आई तो कोई शराब पीने वाला व्यक्ति 1500-1700 का एक बोतल दिन में, एक रात में ख़त्म कर देता है, और आप 80 रुपये किलो, 40 रुपये किलो प्याज हो जाएगा तो उसको हल्ला मचाने लगते हैं कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। उसके लिए महंगा है, पर आप 1200-1500 रुपये रात में एक बार में एक बोतल ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए पैसा नहीं है, उसको महंगाई नहीं है वो। तो ये महंगाई का मुद्दा तो फालतू ही है। और पेट्रोल डीजल का दाम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से घटता बढ़ता है, फिर भी सरकार ने उसमें भी कंट्रोल किया है और आगे भी करने वाली है, ऐसा हमको सूचना मिली है। मैं तो मानती हूँ कि लोग, यही अगर कांग्रेस की सरकार होती कोरोना काल की स्थिति में, तो बहुत विकट परिस्थिति होती है देश की। ये तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी है जो इसको कंट्रोल करके चल रहे हैं, जहाँ तक हमको अंदरूनी जानकारी है। बाकी आप कोई विकल्प नहीं है। आप भाजपा के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक जो करते हैं वो कोई पार्टी कर नहीं सकती। मैं लिखित में दे रही हूँ आपको। मैं 30 साल से काम कर रही हूँ इस पार्टी में, पर मुझे नहीं तो यहाँ पर अब चलिए ठीक है, इतनी सारी जबकि मैं कांग्रेस घराने की बेटी हूँ। मेरे बाबा कांग्रेस शासन के मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के, छत्तीसगढ़ मायके में। लेकिन जैसे मैं ससुराल आई, मेरे ससुर आरएसएस से, संघ से, लल्लू सिंह जी विधायक थे उस समय, वन विकास निगम के अध्यक्ष भी बने फिर। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा पलटाया कि बिल्कुल भाजपा में पूरा उबलिप्त कर दिया। और मुझे जो अनुभव हुआ, कांग्रेस में बिल्कुल भी कहीं भी महिलाओं को काम करने के लायक नहीं है, इसलिए भाजपा हमको ज्वाइन किया और हमने खुलकर काम किया। मैं कोई रास्ते में कोई अड़चन नहीं आई हमारे सामने। क्यों? क्योंकि हम अपने रास्ते चल रहे हैं कठोर होकर के। हमको
उस समय तो हमको था ही कि भाई हमको भी काम करना है, पार्टी को भी था अच्छे अच्छे लोगों को बाहर लाना है भारतीय जनता पार्टी। तो सब अपने अपने लोग काम करते हैं। छोटा सा इशू और है मैम, जहाँ पर आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के दौरान चाहे हम परिषद की बात करें या विधानसभा की बात करें या फिर छोटे मोटे पंचायतों के चुनाव की बात करें, जहाँ पर आपने देखा होगा महिलाओं को चुनाव तो लड़ाया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है तो शासन कोई और चला रहा होता है। तो इस पर आपको नहीं लगता कि महिलाओं को स्वतंत्र होकर के अपना काम देखना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि जनप्रतिनिधि के तौर पर हमने उस महिला को चुना। इसमें भी अधिनियम लाया है ना कि कुछ तो भी ऐसा अधिनियम था ना कि जो कुछ लोग कि चुनाव नहीं लड़ सकते, पति नहीं होगा सरपंच, पति काम नहीं करेगा, सरपंच जो महिला होगी वही काम करेगी। उसमें संशोधन किया गया है बकायदा। संशोधन तो किया गया है, लेकिन देखिए संशोधन करना या किसी नियम को सामने लेकर के आना, ठीक है, हमारे तक तो ठीक है, हमको पता है, लेकिन इस पर जो है तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग जो है तो देखिए महिला सशक्तिकरण को जो है तो आप लोगों ने बढ़ावा दिया, बहुत महिला नेत्री भी रही, आप सब कुछ है, तो इस पर थोड़ा सा पहल करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं लगती? इसी को तो कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण बढ़ावा देना। आप सरपंच में, ग्राम पंचायत चुनाव में महिलाओं को स्थान देना, उनको आगे लाना। अब महिलाएं धीरे धीरे सीख रही हैं। और आपने देखा होगा, मैं तो ऐसी महिला देखी हूँ कि काम करने वाली बाई नगर पालिका अध्यक्ष बन गई। मैं तो जिसको चप्पल पहनना नहीं आता था, पैदल चल के आती थी काम करने, जिसके पास 2 साड़ी नहीं थी, नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद उसके एकदम अंदाज बदल जाते हैं, तुरंत सीख जाती हैं काम महिलाएं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो टेंडर तक अपने हिसाब से इशू कर देती हैं, मतलब इतना उनको आने लगता है। कोई किसी का पति नहीं चलाता यहाँ, और चलाता भी होगा तो मैं तो नहीं मानती भाई इस बात को कि किसी का पति उसमें इंटरफेयर करता है। फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा अगर एक देखने की आवश्यकता तो है या नहीं, आप इस बात को मानती हैं? आवश्यकता है तो लोकल लोगों को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए ना, कि आप पति हो तो आप पति बन के रहो घर में, सरपंच जो है पत्नी वो काम करेगी, उनसे हम काम लेने आए हैं। वो तो लोकल स्तर के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए ना। अच्छा, इसमें मतलब पब्लिक को जो है तो आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए। पब्लिक आगे नहीं आएगी तो आपका विकास कैसे होगा? जैसे सड़क बननी है आपके घर के सामने, तो उनका दायित्व बनता है सरपंच से मिले, जाके उनसे काम निकालें, काम कराएं, विकास कराएं। आपके पीछे जो आपका क्षेत्र है चचाई क्षेत्र, वहाँ पर एक पावर प्लांट है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे भर्रेशाही का जो है तो कुछ घटनाक्रम जो है तो हम लोग के सामने आई है, तो उस पर नेताओं का जो है तो क्या है, कुछ अहम भूमिका है? अहम भूमिका अभी हुई है बहुत। अभी ठीक है, उस समय प्लांट जो भी हुआ, भ्रष्ट हुआ, जो भी हुआ, लेकिन आप पता करिए उस समय के अधिकारियों के खिलाफ अभी जांच चल रही है, पेंशन रोक दिया गया है। अभी बहुत सारी ऐसी कार्रवाई की गई है जो अच्छे अधिकारी अभी डर रहे हैं कि हमारे खिलाफ भी कुछ हो ना जाए, हमारा भी पेंशन ना रुक जाए। उस समय वर्तमान जो थे चीफ इंजीनियर, उनका पेंशन रोक दिया गया, और जो उस समय का अधिकारीगण थे वहाँ ड्यूटी के समय में उनका ट्रांसफ़र हो गया उस समय, है ना, ट्रांसफ़र करके उनको भगा दिया गया यहाँ से कि आप लोगों ने इतना नुकसान किया एमपीवी का। देखिए, जब हम मुद्दे को ऊपर रखेंगे तब उनको जानकारी मिलेगी। जब लोग ही यहाँ पे सक्रिय नहीं है तो फिर आपके क्षेत्र में विकास कैसे होगा? हर काम मंत्री विधायक नहीं करेगा, जनता का भी अपना अधिकार है, जनता को भी आगे आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जनता तो इतनी जागरूक नहीं है। अच्छा, आप अपनी महिला बहनों को जो है, और वो जो भी मतलब आपकी चाहे बेटियां हों, महिलाएं हों, जो भी हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, महिलाओं को निडर निर्भीक होकर हर कार्य में आगे आए महिलाएं, और कर भी रही हैं। और जहाँ तक किशोर बालिकाओं की बात है, मैं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रही हूँ, तो घर परिवार में ही शोषण किया जाता है। मैं बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ भी करी हूँ, तो उसको रोकना भी चाहिए। और अपने परिवार में माता पिता को थोड़ा बच्चों के प्रति सजग होना चाहिए। जिस तरह से माता पिता भी बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं निश्चिंत होकर, मैं उसको ज़्यादा उचित नहीं मानती हूँ। उनके साथ रहकर उनको पढ़ाएं, ध्यान देने की आवश्यकता ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ाएं ज़रूर, आप आगे बढ़ाएं अपने बच्चों को, लेकिन उनके साथ रहना, उनको निरंतर उनकी जानकारी लेना। बेटा, पैसा आपके पास कहाँ से आया, आपके पास ये कपड़े कहाँ से आए, उनको पूछताछ करती रहनी चाहिए माँ बाप को। पेरेंट्स को जागरूक होना आवश्यक है। इससे क्या होगा, आपके जो केस बढ़ रहे हैं वो उसमें
सुधार होगा। ये मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स ही आज की डेट कहाँ मैम कहीं ना कहीं पर कमियाँ कमियां परिवार में हैं। अपनी ही कमी से बच्चों के भविष्य बिगड़ रहे हैं। किसी का रेप हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है। तो ज़्यादा छूट देने की वजह से भी मुझे ऐसा महसूस हुआ, जिस कुर्सी में मैं बैठ के आई हूँ 3 साल, उसमें यही अनुभव हुआ। और कुछ छोटी बालिकाओं के साथ शोषण, परिवार में ही शोषण होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं। तो वो उसका एक कारण ये हुआ है कि जैसे कोई किसी की माँ ख़त्म हो गई, अब बाप संभाल रहा है छोटे बच्चों को, अब परिवार में और भी हैं चाचा, काका, बाबा, ये सब शोषण कर बैठते हैं। तो इसके लिए सरकार ने पहल किया है बहुत ज़्यादा कि उनके खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई की जाए और बच्चों को रहने की व्यवस्था में उनकी व्यवस्था बनाई जाए। तो उनके लिए बाकायदा शिशु गृह वगैरह हैं, सब वहाँ बच्चों को शिफ्ट किया जाता है। तो मैं तो सोचती हूँ सरकार के बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिनको लोगों को समझना पड़ेगा, अधिनियम के बारे में जानना पड़ेगा और पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा बच्चों को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसके साथ जो है तो धन्यवाद आपका भी। आज की जो हमारी चर्चा थी दुर्गा पवार जी के साथ थी। और यहाँ से जो है तो मैं विराम लेना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।